औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है अवाम के साथ और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। नाजरीन, आज फिर कराची के अंदर मसाइल के जो अंबार लगे हुए हैं उस पर आज मरसिया खानी के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, क्योंकि कराची के मसाइल के ऊपर सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान के अंदर जिस पर आप वाज़े तौर पर सियासत चमका सकते हैं। आज भी जमाते इस्लामी, जिसको सही मानों में अब कराची के अंदर से मैंडेट का एक नुक्ता तक नहीं मिलता, और आज वो सियासी जमात जो है वो कराची के मसाइल पर आवाज उठाने के लिए सड़कों पर दिखाई दे रही है। आज हाफिज नईमुर रहमान साहब की जानिब से, उनकी कराची की क़यादत की जानिब से जो है वो जगह जगह पर एहतजाज का सिलसिला जारी है, धरने दिए जा रहे हैं। मुतालिबा क्या है? मुतालिबा यह है कि वाटर बोर्ड समेत दीगर मामला जो खराबी की तरफ पहुंच चुके हैं, महकमे खराबी की तरफ पहुंच चुके हैं, उनका किबला फौरी तौर पर दुरुस्त कर दिया जाए, सीवरेज के मसाइल को हल किया जाए, पीने का पानी मयसर आ सके। इसके साथ साथ गैर कानूनी तामीरात जो कराची में तेजी से बढ़ रही है उसको खत्म किया जाए या फिर उसको फौरी तौर पर रोका जाए। जमीनों पर कब्जे कराची में सबसे ज्यादा हो रहे हैं, इन जमीनों पर कब्जों को रोका जाए। साथ ही साथ उन्होंने यह भी मुतालिबा किया है कि सन 2022 तक अगर हब डैम में कराची की जरूरत के मुताबिक पानी जमा हो चुका है तो उसको खुदारा नलकों से दिया जाए, टैंकर्स माफिया के मरहूने मिन्नत नहीं छोड़ा जाए। इन तमाम तर मुतालिबात के ऊपर आज एहतजाज का सिलसिला जारी है। लेकिन यहां पर बात वहीं आ जाएगी कि कराची के मसाइल पर महज एक अच्छी सियासत हो सकती है, लेकिन अगर तमाम सियासी जमातों को इस पर बैठकर कोई कंक्लूजन या इस मामले का कोई हल निकालने की बात की जाए तो 0/0 रिजल्ट सामने आता है, जो कि किसी तौर पर भी काबिले कबूल कराची के अवाम के लिए नहीं है। मैंने गुज़िश्ता रोज भी यह बात कही थी और आज भी कहूंगा कि कराची के जो अवाम है उनका अब ईमान सियासत पर से उठ चुका है। वो नहीं जानते कि अब कौन सी सियासी जमात का कौन सा रहनुमा आकर उनके दुख दर्द का इजाला कर सकता है या फिर कराची के मसाइल को हल करने का जो दावा अक्सर हर इंतखाबी मुहिम में किया जाता है उसके ऊपर अमल दरामद करवा सकता है। अगर यही सूरत हाल रही तो कराची के अंदर रहने वाले तमाम तर लोग जो हैं वो मामलात को देखना बंद कर देंगे और जो हालात मौजूद हैं उस पर समझौता कर लेंगे। कराची में बारिशों की भी पेशगोई कर दी गई है। अगर बारिशें आ जाती हैं तो इस पर क्या प्लानिंग की जाती है, क्योंकि कराची में मैं पहले भी यह बात कर चुका हूं कि अब्रे रहमत जो है वो जहमत बन जाती है, लेकिन हालिया बारिशें जो हुई उसमें सूरत हाल कदरे बेहतर दिखाई दी थी। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाक सरजमीन पार्टी के अहम रहनुमा हैं हुमायूं उस्मान राजपूत साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हुमायूं भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। हुमायूं भाई, गुफ्तगू का आगाज सर मैं आपसे करूंगा। बताइएगा हुमायूं भाई, क्या लगता है सर, जो सूरत हाल देख रही है इसके तनाजुर के अंदर सिर्फ आवाज उठाना काफी है, अमली तौर पर इकदाम कब किए जाएंगे कराची के मसाइल के हल के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया अली भाई और आपकी इंतजामिया का। देखें, इसमें आपने जो शुरू किया और जमात इस्लामी से किया तो मैं कुछ बातें करना चाहूँगा। एक दो नुक्ते हैं मेरे जहन के अंदर। देखें, जमात इस्लामी ने कुछ अर्से पहले के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ काफ़ी स्ट्राइक की थी और एहतजाज किया था, सड़कों पर भी निकले थे, लेकिन बदकिस्मती से ये वो जमात है जो लिफाफा लेती है और उसके बाद भूल जाती है कि उसने क्या करना है। और के इलेक्ट्रिक से भारी, देखें के इलेक्ट्रिक ने पैसे दिए लिफाफे में, करोड़ों रुपए दिए, और जमात इस्लामी उसके बाद कराची की के इलेक्ट्रिक का जो दर था आवाम का वो भूल गई। फिर इसने बैरिया पे, आपको पता है, काफ़ी प्रोटेस्ट किया। बैरिया पे लोगों की आवाज़ बनी कि लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हो गई हैं, प्लाट उनके काबिज हो गए हैं, पैसे ले लिए गए हैं और प्लॉट नहीं दिए जा रहे। बिल्कुल ऐसा था भी, लेकिन वो देख लें कि बैरिया से भी फिर कोई बैकडोर पे कोई लिफाफा मिला या कोई सूटकेस मिला और उसके बाद बैरिया का इशू भी ख़त्म हो गया। तो ये रोज़ एक नया इशू क्रिएट करके लाते हैं। जो इशू जेन्युइन है, मैं ये नहीं कह रहा इशू जेन्युइन नहीं है, लेकिन आपको ऐसी सियासत करनी होगी, ऐसी पॉजिटिव सियासत करनी होगी कि जिससे सिर्फ अपने घरों को नहीं चलाना होगा, आवाम के घरों को चलाना होगा। मेरे निचली सतह पे आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। आवाम आपकी मुसलसल बातों में तजाद देख रही है। आप किसी एक इशू को तो संजीदा होते ही नहीं है। उस इशू पर जहाँ आपकी डील हो जाती है वहाँ पे आप जाकर फिर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं और उसके बाद एक आध महीने बाद कोई नया ढूंढते हैं, उसी पैसे से जो मिला होता है बैकडोर से, उसी से इन्वेस्टमेंट करके शहर में दोबारा कूद पड़ते हैं। लेकिन हुमायूं उस्मान साहब, अगर यही सूरत हाल रही तो फिर सही मानों में, मैं कराची का रहने वाला हूं सर, आप भी कराची का रहने वाले हैं, जरा बताएं सर, मैं और आप फिर किससे अपने मसाइल के हल की उम्मीदें वाबस्ता कर सकते हैं? क्योंकि जो सूरत हाल दिखाई दे रही है, सूबाई हुकूमत हो, विफाकी हुकूमत हो, ब्लेम गेम से हटकर अमली इकदाम नहीं हो रहे। देखें अली भाई, टोटल इस वक्त जितनी पॉलिटिक्स पार्टियां हैं जो हुकूमतों में बैठी हुई हैं वहाँ तो मायूसी है हर तरफ।
और सारे वादे, कंटेनर वाले वादे भी पसमानदा, सब झूठ निकले हैं। वो यूनिवर्सिटियों के ख्वाब रह गए हैं। जो हम प्राइम मिनिस्टर हाउस को देखना चाहते थे, गवर्नर हाउस को हम जो लाइब्रेरी देखना चाहते थे, वो भी हमारा ख्वाब रह गया है। वो प्रोटोकॉल नहीं लेंगे और प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ नारे, वो एहतसाब के नारे। आज सबसे बदतरीन, देखिए ना, आज सबसे बदतरीन जो हालात हैं वो कराची के हैं पूरे पाकिस्तान में। और देखिए पूरा ये जो कराची हाइट्स लोग हैं, ये सब इस वक्त पिस रहे हैं इसमें, चाहे वो छोटा हो, कोई गरीब आदमी हो, चाहे कोई मिडिल क्लास हो, चाहे या फिर ए क्लास भी हो, वो भी पिस रहा है इस वक्त। आप देखें पूरे पाकिस्तान को ये शहर पालता है, हर बंदा है मुतातल ये बात मीडिया पे बैठकर करता है, लेकिन आप सिंध को भी पालता है ना। ये देखिए शहर के साथ जुल्म हो रहा है आज पीपल्स पार्टी जैसी जो करप्ट तरीन हुकूमत है, जो मुसल्लत है सूबे सिंध पे, ये नहीं कि सिर्फ कराची के साथ हो रहे हैं। टंडोला यार चले जाएं वहाँ भी हालात बुरे हैं, नवाबशाह चले जाएं तो वहाँ भी बुरे हैं। अब सिंध के किसी शहर में कराची से कश्मीर तक चले जाएं तो 13-14 साल से तबाह और बर्बाद कर दिया है। अब वही तसलसल जो इन्होंने पहले सिंध को बर्बाद किया, इंटीरियर सिंध को, अभी शहर को बर्बाद कर रहे हैं इस पीपल्स पार्टी वाले। लेकिन हमें कराची वालों को गिरवी रखवा दिया गया है फेडरल के अंदर पीपल्स पार्टी कि सिर्फ इस कंप्रोमाइज पे कि वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, पीटीआई की हुकूमत चलाने के लिए हमें गिरवी रखवा दिया गया। मैं समझता हूँ अवाम, देखिए ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं एक सियासी पार्टी हूँ, मेरा ताल्लुक पाक से ज़मीन पार्टी से है, या हम तो ये जो कोशिश कर रहे हैं ना, ये हमारा खुदा शाहिद है, हम ये हशर के मैदान के लिए कोशिश कर रहे हैं, दुनिया के लिए नहीं कर रहे। दुनिया कितना गिरवी रखा गया है, जरा मीर समद ब्रोई साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया समद भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। क्या कहेंगे समद भाई, अगर सही मानों में हुमायूं उस्मान साहब की बात को मैं दोहराता चलूं तो वो कह रहे हैं कि कराची वालों को गिरवी रखकर सियासत की जा रही है जो कि काबिले कबूल नहीं हो सकती किसी भी तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। हुमायूं भाई का जो जज्बाती तकरीर था सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि शेर के हवाले से जो उन्होंने कसीदा पढ़ा, ऐसा लगता है कि वो शहरी कराची के नहीं करबला के मैदान के बारे में बात कर रहे थे। और ऐसा लग रहा है कि ये इससे पहले जो इस शहर के अंदर 35-40 साल एक जमात मुसल्लत रही, ये इनके कभी हिस्से नहीं मौजूद रहे इनकी जमात के लोग। मुझे नहीं मालूम कि हुमायूं खान साहब खुद एनपीएम का हिस्सा रहे या ना रहे, लेकिन उनकी पार्टी के चेयरमैन जो है वो इस जमात के तकरीबन बाय बर्थ एक कारकुन रहे, और जिसमें शहर के अंदर सबसे बड़े तबाही के जिम्मेदार जो मैं समझता हूँ वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है। कोई माने ना माने, इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और इसकी वजह से कराची के हालात बहुत बुरे हैं, बदतर हैं जो हालात थे। देखिए बात इससे कतई नजर कि इस वक्त कराची के क्या हालात है, हालात अच्छे हैं या अच्छे नहीं है, कराची में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये तो एक बहुत बड़ी डिबेट है। मैं समझता हूँ अगर इस पर हम पूरा प्रोग्राम करें तो कराची के एक जो डिस्ट्रिक्ट है हम उसके मसाइल के ऊपर बात नहीं कर सकते। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि ये जो शहर जिस बुनियादी स्ट्रक्चर पर खड़ा किया गया था 1986 के बाद, उस स्ट्रक्चर को तबाह किसने किया, ये जानने की जरूरत है। जो मसाइल है तो सर खुल के बात करें ना समद भाई, किसने किया, याजूज माजूज या काना दज्जाल तो नहीं आया होगा ना। मैंने अर्ज किया ना 1986 के बाद से इस शहर के साथ जो जुल्म हुआ वो कौन मुसल्लत थे यहाँ, ये आप भी जानते हैं, मैं जानता हूँ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जैसी एक जमात को यहाँ पे लाया गया, उनको प्रमोट किया गया, जो इस शहर के जो स्ट्रक्चर था, जो आपका मास्टर प्लान था, उसको तबाह किया गया। 30 साल शहर के मास्टर प्लान को बर्बाद करने के बाद ये कहते हैं, आज मुझे बताया कि नालों के ऊपर घर पीपल्स पार्टी ने नहीं बनवाए, आज नालों के ऊपर जो लोग चले ये बात बिल्कुल मैं समझ भाई, इसके ऊपर मैं बिल्कुल आपसे कमेंट लूंगा। एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को जो है वो फौरी तौर पर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों ने कितने घर बनवाए कितने नहीं बनवाए इस पर बात होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जी मीर समद ब्रोई साहब, आप ब्रेक पे जाने से कबल जो पॉइंट छोड़ के गए थे मैं उस पर दोबारा कमेंट करना चाहूंगा, जरा बताएं सर। पीपल्स पार्टी ने घर नहीं बनवाया सर नालों के ऊपर, चाइना कटिंग के अंदर पीपल्स पार्टी मुलविस नहीं पाई गई है, बाकी एमक्यूएम ने सब कुछ काम किया है कराची के अंदर। देखिए जनाब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैं समझता हूँ कभी भी इस शहर की स्टेक होल्डर नहीं, जमायत नहीं रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई भी ये नहीं कह सकता कि कराची के अंदर चाइना कटिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही दौर में बने हैं। चाइना कटिंग का जो मंजूर नजर दौर रहा, हम खुद इस काबीना के हिस्सा रहे,
जो सबसे पहला जो कराची के ऊपर चाइना कटिंग को लीगलाइज किया गया और मुस्तफा कमाल साहब के दौर में किया गया। जो सबसे बड़ी इस शहर के साथ चाइना कटिंग का जो दौर शुरू हुआ वो हुआ 2004 के बाद से लेके 2009 के दरमियान, जो सबसे बड़ा दौर रहा। वैसे तो होता रहा इस शहर के साथ, आपको पता है, लेकिन ये जो दौर था ये यहाँ पर ये भी सवाल पैदा होता है सर, आपने कहा कि कराची के अंदर अगर हम लोगों का स्टेक नहीं है, सर ये मुझे बता देना आइन या कानून में कौन सी शिक के अंदर ये बात वाज़ेह है कि जहां पर किसी सियासी जमात का स्टेक नहीं होगा वो वहां पर काम नहीं कर सकती है, डिलीवर नहीं कर सकती? मैंने तो अली भाई, अगर आप मुझे बोलने दे तो मैंने ये नहीं कहा काम करने के हवाले से हमारी स्टेक नहीं है। अच्छा, मैंने ये फिर किस हवाले से कहा? ऐसे टाइम पास के लिए गए आप? देखिए, स्टेक से मुराद ये है कि इस शहर की जितनी भी बल्दियाती निजाम रहा वो हमारे पास कतई नहीं रहा। अच्छा, कि हम इन चीजों पे कब्जा करते या इनके ऊपर कोई चीज बना दे, ना ही हमारे पास जहाँ के एमपीएस एमएनएस रहे कि हमारे एमपीएस एमएनएस की सरपरस्ती में जहाँ चाइना कटिंग होती। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें स्टेक नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची को अपने गवर्नमेंट के अंदर जो कुछ होता रहा हमने उसको ऑन किया, आज भी कर रहे हैं। आज भी अगर आपको इस बारिशों के अंदर कुछ थोड़ा बहुत अच्छा कराची नजर आया, वो वसीम अख्तर का मेयरशिप नहीं था, वो एक अनइलेक्टेड कुछ दिन के लिए एक बनाया गया एडमिनिस्ट्रेटर है, जिसके दौर में सिर्फ ये नमूना दिखाया गया कि अगर आप नेक नियत से काम करेंगे, आप मेयर कराची हो तो आप बेहतरी ला सकते हैं। मेरे भाई, जब आप मुझे बताओ फ्लोर ऑफ द हाउस जब मेरे साथ से पूछते थे कि आपके तो मेरे पास इख्तियार नहीं है, आप सालाना 32-33 अरब रुपए अपना बजट पास करते हो, वो कहाँ लगाते हो जब आपको ही नहीं? भाई, हम ये कहते हैं कि इस शहर के अंदर जितने भी जमातों ने यहाँ पे रूलिंग सियासत की, जिन लोगों ने यहाँ पे हुकूमती निजाम चलाए, चाहे वो जमायत इस्लामी हो, चाहे वो पीएसपी हो, जो आज तो नहीं है लेकिन माजी में ये एमक्यूएम का पार्शियल पार्ट थे, अगर एमक्यूएम हो, इन तीनों जमातों ने इस शहर के अंदर हुक्मरानी की है। वो कैसे कह सकते हैं कि आज कराची के मसलों से जैसे हमारा कोई वाबस्तगी नहीं है, हमारी वजह से ये नहीं बना? ठीक है समझ भाई, मैं जरा इस पर कमेंट ले लूं। हुमायूं उस्मान साहब भी हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान ज़मीन पार्टी से। हुमायूं साहब क्या कहेंगे सर? वो कह रहे हैं कि मुस्तफा कमाल साहब के दौर में बुनियाद डाली गई थी कराची में चाइना कटिंग की। सर इस किस्म के लीडर के पीछे खड़े? मैंने बड़े तामुल से इनके सारे कमेंट सुने जी जी, और मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अब मैं जो हकाइक से पर्दा हटाने जा रहा हूँ उसको भी बड़ी तामुल से ये सुने। सलाम कुंबे सर, सलाम कुंबे। देखें, कराची के अंदर पीपल्स पार्टी इस वक्त भी आपको पता है कि केमाड़ी का जो इलाका है वहाँ काबिज है कई अरसे से। लियारी जिसको पेरिस बनाना चाहते थे, लियारी में एक दौर गुजारा है ठीक ठाक पीपल्स पार्टी ने। आप देख लें हॉक्सवे पे जाकर आप देखें जितनी प्लाटिंग हुई है, जितनी लैंड ग्रेबिंग हुई है, सारी पीपल्स पार्टी के कादिर पटेल के और उसके XYZ जो कोऑर्डिनेटर हैं वो इस वक्त भी कर रहे हैं। बिन कासिम पे आप चले जाएं, मैं आपको शवाहिद देने के लिए तैयार हूँ। आप आ जाएं वहाँ 2-2 एकड़ के 4-4 एकड़ के जिस तरह समुंदर को पीछे अल्लाह की तरफ से वो जा रहा है और उसको घेर कर जिस तरह प्लाटिंग की जा रही है और जिस तरह उसके जाली पेपर्स बन रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सी लीजें उठाकर 99 साल बेनज़ीराबाद जो ख़ास तौर पे ये बात करने जा रहे हैं, फिर बिन कासिम से चले जाएं, फिर आप ये हाईवेज देख लें जितने भी सारे 99 साल और 30 साल की लीज इन्होंने जो फार्मिंग की ज़मीन थी या पोल्ट्री की ज़मीन थी वो भी उठाकर इंडस्ट्रियल जोनों को दे दी, अपने चहीतों को दे दी। उसके कितने पैसे लिए तो पूरा एक भंडारा बॉक्स है जो खुलेगा। लेकिन मेरे भाई की थोड़ी सी नॉलेज कमज़ोर है, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल जब गए थे तो इस शहर के अंदर 1800 पार्क ऑन थे, मैं ऑन की बात कर रहा हूँ। और आज पीपल्स पार्टी जो कि वज़ीर आला बैठा हुआ है ना सेना का पूरा, और तमाम मिनिस्ट्रीज़ पे ये होल्ड कर रहे हैं इस वक्त, जो की पोस्ट की मिनिस्ट्रीज़ हैं तो वो होल्ड कर रहे हैं। तो वो 1800 पार्क में आज 100 क्यों रह गए? वो 1700 पार्क किधर चले गए? ये देखिए एक बड़ा एक सवालिया निशान है। फिर पीपल्स पार्टी तो ऑन करती रही है एमक्यूएम को। हम तो समझते थे कि एमक्यूएम बिल्कुल गलत है, एमक्यूएम का प्लेटफॉर्म ठीक नहीं है। सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने ये बात एग्री की और उसके खिलाफ बगावत की। उस वक्त बगावत की जब वो फिरौन की एलो भी जिंदा थी, उस फिरौन के MNA भी बैठे हुए थे, MPA भी बैठे हुए थे और पीपल्स पार्टी भी उसकी गोद में बैठी हुई थी ना। रहमान मलिक जा रहा था ब्रीफ केस लेकर, रहमान मलिक आ रहा था ब्रीफ केस लेकर, जरदारी साहब भेज रहे थे तवातुल के साथ, तो पीपल्स पार्टी तो ऑन बोर्ड थी उसके साथ। आपको लगता है कि इस तरह हर किसी को ललकार के आप लोग कराची में अपना स्टेक बना पाएंगे? क्योंकि मुसलसल इंतखाबात में आपको नाकामी हो रही है सर। देखिए मुसलसल अभी हमारी जमात को बने में 5 साल हुए हैं और आपको अल्लाह का शुक्र है देखिए हमें नाकामी नहीं हुई। अच्छा, अभी आपने देखा है बाई इलेक्शन हुआ है, एक बाई इलेक्शन बल्दिया के अंदर
जिसमें पीडीएम से निकलने का तोहफा दिया गया पीपल्स पार्टी को, और हमने वहां पर जो पीटीआई वहां से जीती हुई थी उसका कैंडिडेट भी हमसे नीचे था वोटों में। फिर वहां पे आप देख लें जो एमक्यूएम की बात कर रहे हैं, वो एमक्यूएम तो कहीं नीचे थी हमसे। अल्लाह का शुक्र है कि कराची के अवाम बड़ी तेजी से, अभी अभी हमने छोटा सा एक यूसी ओपनिंग प्रोग्राम किया है, तो तमाम चैनलों ने बताया कि जी जो हॉक्सवे के अंदर बहुत ही शानदार और बेहतरीन क्राउड एक यूसी में मुस्तफा कमाल ने 29 तारीख को इकट्ठा कर लिया, और जो शायद जेना ग्राउंड पे वो पूरे शहर को और पूरे सिंध को बुलवा कर नहीं कर सके। तो बात तो इतनी सी कि कराची की आवाम खड़ी हो गई है मुस्तफा कमाल के साथ। ये पीपल्स पार्टी को हम देखें, हम ये कह रहे हैं कि या तो वो ठीक हो जाए, अपना किबला वो दुरुस्त कर लें, करप्शन के जो अंबार लगाए हुए हैं। मैं तो नहीं कह रहा अवीज मुजफ्फर टप्पी के बारे में, ये जो रिपोर्ट थी नैब की, जो घर से तहखाने से पैसे निकले थे, अदी फरियाल के घर से पैसे निकले थे, ये तो या आपके स्पीकर जो इस वक्त बैठे हुए उनके घर से पैसे निकले थे, ये नैब के केसेस है ना उन पर। मैं तो नहीं कह रहा आपके चीफ मिनिस्टर ने नोटिस दिया 7 दिन में गिरफ्तार करके पेश करो 6 महीने पहले, ठीक है ना, वो गिरफ्तार हुए ना नैब का दोबारा नोटिस हुआ, क्योंकि आपने डील कर ली पीटीआई को सपोर्ट करने की। सर देखिए बात यहां पर यही आ जाएगी ना सर, एक के बाद एक सर पता लग जाएगा कि घोंसले के अंदर कितने अंडे जो हैं वो सोने के और कितने पीतल के। क्लियर कर देना मामला को। अली भाई बिल्कुल, हुमायूं भाई ने कहा कि मैं अपनी बात कर चुका हूं, और जो है वो अब आप मेरी बात के अंदर इंटरप्ट नहीं करना। बिल्कुल मेरी सियासी तरबियत से शायद आप भी वाकिफ है, मैं कभी भी किसी के दौरान गुफ्तगू इंटरप्ट नहीं करता। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि अब्दुल समद साहब की शायद नॉलेज को बहुत कम है इस मामलात में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस शहर का फर्जंद हूँ, और मुस्तफा कमाल के काबीना के अंदर ही मेरे वालिद साहब इस शहर से डिप्टी पार्लियामानी लीडर थे। मुझे अच्छे से पता है कि मुस्तफा साहब के दौर में क्या हुआ, क्या गुल खिलाए गए, कहाँ कहाँ पैसा जाता था। जिसको आज फिरौन कहते फिरते हैं ना, उस फिरौन के अकाउंट में पैसा मुस्तफा कमाल के अकाउंट से जाता था मेरे भाई। और दूसरी बात यह कि कह रहे हैं कि तो रहमान मलिक साहब जो है वो तब्दीली आबो हवा के लिए जाते थे लंदन। सर सुने मैं रहमान मलिक का कोई तर्जुमानी का जवाब नहीं दे रहा। अगर रहमान मलिक, क्यों उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से नहीं है सर? मैं किसी भी शख्स के किरदार का अगर वो गलत होगा मैं इसको गलत कहूंगा, कि पीपल्स पार्टी में हो चाहे कहीं पे भी हो। मैं किसी किरदार को जवाब दे नहीं हूँ, मैं पीपल्स पार्टी की अपने पॉलिटिक्स पर बात कर सकता हूँ। अच्छा सुने, प्रॉब्लम ये है कि मुस्तफा कमाल ने 5 साल इक़्तिदार को एंजॉय किया इस शहर के अंदर। अरबों रुपए का पैकेज था उनका। इस शहर के अंदर जो चाइना कटिंग के जो खालिक हैं वो उनके ही दौर में शुरू। हाँ, मुस्तफा कमाल वाकई इसमें कोई दो राय नहीं कि बजाते खुद मुस्तफा कमाल ने बहुत इस शहर के लिए मेहनत की, मैं इससे इनकारी नहीं हूँ। लेकिन मुस्तफा कमाल का अपना एक स्टेटमेंट है कि मुझे इस शहर के लिए जितने पैसे आसिफ अली जरदारी के दौर में मेरे किसी और से नहीं मिले। फिर हुमायूं साहब मुझे ये बताया कि वो गलत थे या मुस्तफा साहब खुद गलत थे। वो फिर तो ऑन द फ्लोर मौजूद है ना कि मुस्तफा कमाल ने खुद मीडिया के सामने कहा कि मुझे पैसे जो है वो आसिफ अली जरदारी ने दिए, मुशर्रफ ने नहीं दी। तो फिर इसका मतलब यह है कि आसिफ अली जरदारी कीन था, उसने आपको दिए, आपने खर्चे किए या नहीं किए, वो आपका मैटर था। दूसरी बात यह है कि मेरे भाई कह रहे हैं कि इस वक्त फलां जगह पर लैंड ग्रैबिंग हो रही है, फलां जगह पर लैंड ग्रैबिंग हो रही है, फलां जगह पर लैंड ग्रैबिंग हो रही है। भाई लैंड ग्रैबर कराची के किसी कोने में कहीं पे भी लैंड ग्रैबिंग करता है किसी भी झंडे के नीचे, मैं कहता हूँ वो इस कौम का, इस मुल्क का मुजरिम है। चाहे वो पीएसपी में है, चाहे वो एनक्यू में है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में है। कोई भी किसी के घर पर, जमीन पर कब्जा करने वाला इस पाकिस्तान का वफादार नहीं हो सकता। दूसरी बात, आप ये कहते हैं कि फिलहाल के घर से इतने पैसे निकले, फिलहाल के घर से इतने पैसे निकले। मुझे ये बताया जाए ये मुल्क दिवालिया हो चुका है, वो अरबों खरबों के जायदाद जो आपने लिए लोगों से वो गए किधर? अच्छा मीर समद बुरई साहब, चलें ठीक है, ये मामला किसी और तरफ निकल जाएगा। मैं कारकर्दगी के ऊपर और मसाइल के ऊपर आज प्रोग्राम लेकर बैठा था। समद साहब ये भी बता दें सर कि अगर अब बारिशें हो जाती हैं, क्योंकि अब देखें बारिशों के ऊपर भी टॉपिक आ रहा है, बारिशें अगर हो जाती हैं सर तो आप लोगों की स्ट्रेटेजी इस हद तक है, ये जो सियासी एडमिनिस्ट्रेटर आपने लगाया है सर, इसका फॉर्मूला किस हद तक आपको लगता है कामयाब होगा? अली भाई मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर के अंदर गुज़िश्ता दिनों बारिशों का एक स्पेल आया जी। उस स्पेल में आपने देखा कि बहुत ही कम वक्त मिला था हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब को। उसने अपने तमाम कैपेसिटीज को इस्तेमाल करते हुए इस शहर के लोगों को इस मुश्किल से निकाला। वो 100% अभी तक हम नहीं कह सकते हम कामयाब हो चुके हैं, क्योंकि पूरे दिन की बारिश 3 घंटे पर मबनी थी सर। अगर यही बारिश 8 घंटे में हो जाएगी उसकी स्ट्रेटेजी पूछ रहा हूँ। नहीं सर, मैं यहाँ पे 3 दिन मुसलसल कंटिन्यूअस स्पेल बारिश होता रहा। अच्छा। और इस शहर के अंदर इससे पहले अगर आधे घंटे की बारिश पड़ती थी ना जी जी, तो आपको लियाकताबाद से लेके गुलशन मेमार तक आने के लिए 4 घंटे इंतजार करना पड़ता था। उस दिन पूरे बारिश के अंदर मैं डिफेंस से लेके अपने घर तक आया, मैं कहीं रुक नहीं पाया। इसका मतलब ये था कि आपका सिस्टम ऑन था, आपके लोग ग्राउंड पर थे। आपके पास गाड़ी भी अच्छी होगी सर, आप कोई मेहरान या खैबर में थोड़ी घूम रहे होंगे। को प्राउड वाला नहीं हूँ मैं, आप जानते हो मैं बहुत गरीब सा कारकुन हूँ मेरे भाई, मेरे पास कोई बड़ी गाड़ी नहीं है, मैं बहुत छोटा कारकुन हूँ।
प्रॉब्लम ये नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस वक्त जो अच्छी चीजें हैं उनको ऑन करें, जो चीजें बेहतरी की तरफ जा रहे हैं उनको ऑन करें। अच्छा। चाहे वो मुस्तफा कमाल साहब भी करें, चाहे वो हाफिज नईमुर रहमान साहब करें, चाहे वो मुत्तहिदा कौमी मुल्क के लोग करें। जो अच्छा काम करेगा इस शहर के लिए हम कहेंगे हमारे भाई हमारे सरांकों पर। चले ठीक है, बहुत ज्यादा मीर समद बुरई साहब, बहुत ज्यादा पॉजिटिव बात आपने कर दी है। मुझे आपके बाद जो है वो एमकेएम का मौक़िफ़ भी प्रोग्राम में शामिल करना है, इसलिए ये तशनगी मैं यहीं पर छोड़ूंगा। बहुत शुक्रिया मीर समद बुरई साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद थे। जी हुमायूं उस्मान साहब, काफी देर से आप चाह रहे कॉमेंट करना, जरा बता दें सर, उन्होंने मुस्तफा कमाल साहब की गिल्ली उड़ाई है। हाँ देखिए, ये क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरवा गिल्ली उड़ाएंगे। मैं इसमें थोड़ी सी क्लियर कर देता हूँ बात। भाई ने कहा कि जी मुस्तफ़ा कमाल साहब ने टीवी पे बैठ कर कहा है कि मैंने जो अपनी निज़ामत का दौर है, मैं उनको पूरी बात बता देता हूँ। उन्होंने पूरी बात नहीं की, मैं पूरी बात बता देता हूँ। लोग उनसे कहते हैं कि जी आपने जो भी काम किया है वो मुशर्रफ साहब की वजह से किया है और मुशर्रफ साहब के दौर में किया है। तो वो मुस्तफ़ा कमाल ने क्लियर किया है कि भाई मैंने अपने जो मेयर टाइम है उसमें 1.5 साल जो हैं वो निकाले हैं मुशर्रफ साहब के दौर में शुरू के, बाकी 3.5 साल मैंने जरदारी साहब के दौर में मैं एज आ मेयर था, मैं एज आ मेयर काम कर रहा था। तो भाई बात कर रहे हैं कि मुस्तफ़ा कमाल को अरबों रुपए मिले, मैं एग्री करता हूँ। मुस्तफ़ा कमाल को 300 अरब रुपए मिले, ऑन रिकॉर्ड है ना ये बात, इसमें तो कोई ढिकी छुपी सारे बात। पैसे जो है वो मुशर्रफ साहब के दौर में मिले या जरदारी साहब को भी कोई इसमें लिंक था? आ रहा हूँ ना, 300 अरब में से 150 अरब रुपए तनख्वाहें और पेट्रोल में चले गए होंगे। 150 अरब उस शख्स ने अपने हाथ से लगाए इस शहर में। तो ये शहर दुनिया में तेजी से तरक्की करने वाले 12 शहरों में शुमार हो गया। बदकिस्मती से आज ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, ये कराची दुनिया के 4 बदतरीन शहरों में जिसकी प्रोग्रेस की रिपोर्ट है। ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने उस तरह की बारिश नहीं भेजी पिछले साल की तरह। अभी उस तरह की आधी बारिश भी आएगी, इनके पोल फिर खुल जाएंगे। अब आप ये देखें कि जरदारी साहब ने, मैं 10 साल की बात करता हूँ, पीपल्स पार्टी 14 साल से शहर पे काबिज है। मैं 10 साल की बात कर लेता हूँ ना, 10,248 रुपए इन्होंने खर्च किए। 10,248 अरब रुपए खर्च करने के बाद ये शहर आज बदतरीन ट्रांसपोर्ट का निजाम दे रहा है, बदतरीन नकासी का निजाम दे रहा है, बदतरीन पानी का निजाम दे रहा है, बदतरीन एजुकेशन का निजाम दे रहा है, बदतरीन हेल्थ सिस्टम का निजाम दे रहा है। इवेंट कुत्ते काटने की वैक्सीन नहीं है सिंध के अंदर, लोगों के प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़े हुए टांगों पे और उनके पास कोई मशीनें नहीं, इक्विपमेंट नहीं है, तो ईंटों के साथ टांगे बांधी हुई है अस्पतालों में। सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है वीडियो। क्या मजाक कर रहे हैं बोंडा किस्म का। करप्शन की इंतहा हो चुकी है इस मुल्क के अंदर और पीपल्स पार्टी उसकी अवलीन तरजीह है। जब तक ये पीपल्स पार्टी से सिंध की जान नहीं छूटेगी ना, खुदा की कसम ये सिंध तरक्की नहीं कर सकता। चले ठीक है हुमायूं उस्मान साहब, आपके कुछ मौक़िफ़ ऐसे हैं जिनको मैं अगर देखता हूं, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो मुस्तफा कमाल साहब की या खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की, कुछ मौक़िफ़ सेम दिखाई देते हैं, लेकिन आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आते कभी भी उस चीज के ऊपर आवाज उठाने के लिए। हमारे साथ खालिद सुल्तान साहब भी एमकेएम पाकिस्तान से मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खालिद भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। खालिद भाई, आप क्या कहना पसंद करेंगे? सर, वसीम अख्तर साहब के पास जो इख्तियारात थे वही इख्तियारात आज मुर्तजा वहाब साहब लेके बैठे हुए और उन्होंने कहा है कि मैं इन्हीं इख्तियारात में कराची के अंदर मसाइल हल करके दिखाऊंगा। अब बताएं सर खालिद सुल्तान साहब, वसीम अख्तर साहब इतने नाअहल थे? वसीम अख्तर साहब के पास सिंध गवर्नमेंट ने तमाम इख्तियार जो थे वो ले लिए थे और मुर्तजा वहाब साहब जो हैं, एक तो वो इलेक्टेड मेयर नहीं है, पहले तो ये क्लियर कर ले, वो एडमिनिस्ट्रेटर बनाए गए हैं, सियासी एडमिनिस्ट्रेटर जो गैर कानूनी है। अच्छा, कराची की बदनसीबी ये है और बल्कि पाकिस्तान की कह लें कि जहाँ पे बल्दियाती सिस्टम जिससे आम आदमी का बड़ा रास्त ताल्लुक होता है, जिसका रोजमर्रा के मसाइल बल्दियात से वाबस्ता होते हैं, उसको कंटिन्यू नहीं किया जाता। फिर पूरे पाकिस्तान में इख्तियारात थे, सिर्फ सिंध ऐसा था और खासतौर पर कराची एक ऐसा शहर था कि जो पूरे पाकिस्तान को 75% गंवा के देता है और सिंध को 95% गंवा के देता है, उसको इख्तियार नहीं था। मैं आपको बताऊं, ये बात कर रहे हैं कि दोनों के पास बराबर इख्तियार थे। 21 अरब रुपए इनके वज़ीर ने खुद कहा 3 साल में हमने 63 अरब रुपये बल्दिया उज़्मा कराची को दिए, जिसमें से हर साल की तनख्वाह 19.5 अरब रुपए थी। 3 करोड़ लोगों का शहर 2 अरब रुपए में कैसे चलेगा? तकसीम कर लेंगे तो खुद शर्मा जाएंगे देने वाले। तो क्या सर अभी आ गए ना वो सीट पर बराजमान हो गए तो उनको पता लग जाएगा कितने पैसे आए, कितने तकसीम हुए और कितने बचे। बताया ना आपको, मैं फिगर दे रहा हूं जो वज़ीर आला साहब ने कहा था, और ये आप देख लें। फिर मैं आपको बताऊं, आम आदमी का ताल्लुक सबसे पहला पानी, उसके बाद सीवरेज, उसके बाद सफाई, उसके बाद रोड, उसके बाद सेहत, उसके बाद तालीम, उसके बाद फिर टाउन प्लानिंग। ये सारे इख्तियारात सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास ले लिए। तमाम के तमाम इख्तियारात जो है
वो तमाम इदारे अपने पास ले लिए, खाली इख्तियार नहीं लिया, तमाम इदारे अपने पास ले लिए, मेयर कराची को बेदस्तोपाक कर दिया और ये कह रहे हैं कि आज सिंध गवर्नमेंट के पास 1200 अरब रुपया आता है फेडरल गवर्नमेंट से हर साल। अच्छा, 1200 अरब रुपया फेडरल गवर्नमेंट देती है सिंध गवर्नमेंट को। उससे पूछे ये पैसे कहाँ जाते हैं। कम से कम अगर कराची की आबादी सिंध की आधी आबादी तस्वर करने, फिलहाल हालांकि ज्यादा है, तकरीबन 55 से 60% के करीब आबादी पूरे सिंध की जो है वो सिर्फ कराची में रहती है। जी जी। तो 600 अरब नहीं 100 अरब रुपए तो देते हैं आप। लेकिन खालिद सुल्तान साहब देखिए सही मानों में अब पूछने पाछने से चीजें जो है ना वो बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है सर। अब आवाम जो है वो ये नहीं चाहते कि आया था पैसा कहां चला गया, अब आवाम कहते हैं हमारे मसाइल हल कर दो ताकि हम भी सुख के सांस लेकर घर पर बैठ जाएं। आरसी क्या है? तो सर एक प्लेटफॉर्म बना लेना, सारी सियासी जमातें 1.5 इंच की मस्जिद बना के अगर आवाज उठाएंगी तो कोई मसाइल हल नहीं होने। मैं देखे मुत्तहिद कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है वो सिंध के शहरी इलाकों की नुमाइंदा जमात है, इलेक्टेड जमात है और 87 से आज तक जितने इलेक्शन हुए सब में, खाली 2018 का तो इलेक्शन का सबको पता है कि क्या हुआ। आज भी मैं कहता हूँ थैले खोल ले, मुत्तहिद कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की 16 सीटें कराची में, 2 सीटें हैदराबाद में, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आज भी थैले खोल लें। ये तो फार्म में जो कुछ हुआ सर थैला खोलना जिनकी जिम्मेदारी है उनके साथ तो आप लोग इत्तेहाद बना के बैठे हैं, कैसे थैले खुलेंगे? कर रहा हूँ कि नुमाइंदा जमात सिर्फ कराची की, हैदराबाद के, सिंध की शहरी इलाकों की मुत्तहिद कौमी पाकिस्तान है जिसके पास बैंडेड है, इसके अलावा कोई नहीं। आप बात कर रहे थे कि अवाम जो है वो अब ये चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ आज अवाम की अदालत में चले जाते हैं। मैं हुकूमत पाकिस्तान से कह रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी से कह रहा हूँ, आप एडमिनिस्ट्रेटर क्यों लगा रहे हैं भाई? आप इस पीपल्स पार्टी कराची में, आप जमहूरी जमात, आप इलेक्शन का ऐलान कर दें। आज 40 दिन का इलेक्शन कमीशन नोटिस देता है ना, 40 दिन का, 40 दिन बाद बल्दियाती इलेक्शन करा ले, आपको पता चल जाएगा कि अवाम किसके साथ है। लेकिन खालिद सुल्तान साहब मैं दोबारा ये बात अपनी दोहराऊंगा, अवाम की अदालत में जाएं और वहां जाके ये साबित करना शुरू कर दें कि फिरौनियत किसमें है और मुसाइयत किसमें, तो ये बात अब इस चीज से आगे निकल चुकी है सर। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी सियासी जमात ने आवाज उठानी है कराची के मसाइल पर तो एक प्लेटफॉर्म बनाकर अगर कोई आवाज उठाई जाए तो मजबूत और मौसर नहीं होगी। मैंने अर्ज किया ना मौली भाई के एक प्लेटफॉर्म मौजूद है। अच्छा, मुत्तहिद कौमी पाकिस्तान जो 87 से आज तक चाहे जितने बल्दियाती इलेक्शन हुए हो, चाहे जितने कौमी सूबाई असेंबली के इलेक्शन हुए, वो जीतती आई है, उसको कराची के आवाम ने, मैं फिर आज कह रहा हूँ, बांगे धौल कह रहा हूँ कि फिर 40 दिन बाद इलेक्शन करा लें। 40 दिन के शेड्यूल देता है ना इलेक्शन कमीशन में, 40 दिन इसलिए कह रहा हूँ, मैं तो 1 हफ्ते बाद भी तैयार हूँ, लेकिन मैं 40 दिन इसलिए कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन का एक रूल है, तरीका है कि कम से कम 40 दिन का एक शेड्यूल दिया जाता है। मैं 40 दिन बाद इलेक्शन करा लें, अवाम की अदालत पे चले जाते हैं, अवाम बता दे कि अवाम किसको वोट देती है, अवाम किसको चाहती है, अवाम समझती है कि किसके साथ नाइंसाफी हुई है, किसके साथ नाइंसाफी हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद सुल्तान साहब एमके पाकिस्तान से मेरे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्ट्रीट क्राइम्स के ऊपर कुछ बात होगी क्योंकि आया कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम्स मुसलसल बढ़ रहे हैं, लेकिन इस पर कोई आवाज नहीं उठाई जा रही, इसके चेक एंड बैलेंस के लिए कोई आवाज नहीं उठाई जा रही, बल्कि आवाम दुहाइयां दे रही है कि अगर महकमे काम नहीं कर सकते तो खुदारा इन पर ताले मार दिए जाएं क्योंकि ये आवाम के खजाने पर बोझ के मुतरादिफ है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब कुछ बात करेंगे स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से। तो आपको बताऊं कि आज सीपीएलसी की एक ताजा तरीन रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें बताया गया है कि कराची के अंदर 50,000 से जायद स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन अब तक उस पर कोई इकदामात नहीं किए गए हैं। हुमायूं उस्मान साहब क्या कहेंगे सर, इदारे मौजूद फिर भी सीसीटीवी फुटेज आ जाती है सामने, फिर भी लोग पकड़े नहीं जाते, सर किसकी नीयत में खोट है? देखिए अली भाई, मैं थोड़ी सी कड़वी और सच्ची तल्ख बात करूंगा, शायद लोगों की इस बात की तवक्को ना हो मुझसे। देखें इस वक्त जो हालात है ना पाकिस्तान भर के, वो हालात ख़ास तौर पे कराची और सिंध की जो महंगाई का रेशियो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। अली भाई, जो बच्चा गरीब आदमी मजदूर इस कैमरे के पीछे जो खड़ा है, ये 20,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है, मैं बार बार ये बात करता हूँ, वो 20,000 रुपये में अपना घर नहीं चला सकता।
आपको पता है कोई सरकारी अस्पताल में ना दवाई है ना डॉक्टर है। सरकारी अस्पताल में जाएगा तो 5-10 हज़ार रुपये का, मतलब प्राइवेट जाना पड़ेगा मजबूरी में, कोई अगर बीमार होगा 5-10 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं, मामूली सी बात है। अपने बच्चों को उसने तालीम दिलवानी है तो किसी पीले स्कूल में आज तालीम का वजूद ही नहीं है, उसको प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ेगा। प्राइवेट स्कूल में जाएगा तो 10 हज़ार रुपये महीने के वहां भरने हैं, बिजली का बिल आ जाता है 5-7 हज़ार रुपये, गैस का बिल आ जाता है, रोटी कहां से पूरी करेगा। आपने पूरी कौम को बर्बाद करके रख दिया है। आप सिर्फ क्या लंगर खानों पे चलाना चाहते हैं? वो बच्चा भी किसी माँ का बेटा है जो मारा जा रहा है, वो बच्चा भी जो मर रहा है वो भी किसी माँ का बेटा है, मैं समझता हूं। ठीक है मई भाई, समीर कुरैशी साहब भी मुझे क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन के चेयरमैन है, ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया समीर भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। समीर भाई बताइएगा सर, ये स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हो रही हैं, डिपार्टमेंट्स काम नहीं कर रहे, सीसीटीवी फुटेज आती है, फिर भी मुजरिम गिरफ्तार नहीं होता, सर वजह क्या है? जी देखिए, ये बात नहीं है कि सीसीटीवी फुटेजेस आती हैं और मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं होते। मुल्जिमान की बड़ी तादाद जो है वो गिरफ्तार भी हुई है और गिरफ्तार होने के बाद उन्हें अदालतों में भी पेश किया गया है। लेकिन ये मुल्जिमान जो स्ट्रीट क्राइम में मुलविस हैं, ये एक पुलिस की जो है नाकिस तफ्तीश के बायस जो है वो रिहा हो जाते हैं। वरना पुलिस यहाँ तक के जो गुलशन इकबाल का भी वाकया है, कुछ अर्सा कबल की बात है कि एक बहुत बड़ा चेन पकड़ी गई जो कि स्ट्रीट क्राइम में और घरों की डकैतियों में मुलविस थी, और मुल्जिमान की बाकायदा शनाख्त परेड में शनाख्त भी मुद्दइयों ने की, उसके बावजूद भी वो पुलिस की नाकिस तफ्तीश के बायस 1.5 महीने के अंदर जो है वो रिहा हो गए। मैं आपको बताऊं कि इस बार भी सीपीएलसी के जो 8 महीने के आदादो शुमार आए हैं और पुलिस के जो आदादो शुमार में एक बार फिर जो है उसमें तजाद पाया गया है। एडिशनल आईजी कराची इमरान याकूब मिनास हैं, ये इन्होंने अभी कुछ रोज कबल जो है वजीर आला के इजलास में एक रिपोर्ट पेश हुई थी, तो हमारे जराए बताते हैं, उन्होंने ये कहा था कि जराइम के अंदर स्ट्रीट क्राइम में 30% की कमी हुई है। लेकिन सीपीएलसी के जो फिगर्स आए हैं उसमें अगर देखा जाए तो ये तजाद इसमें पाया जाता है, क्योंकि रवां साल स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जो है वो 50,000 से तजावुज कर गई हैं। गुज़िश्ता साल की बनिस्बत जो है रवां बरस स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में 35% इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। ये सीपीएलसी के आदादो शुमार में बता रहा हूँ आपको। कराची की सड़कों पर 8 माह के दौरान लूट मार में 54 अफराद जो है वो कत्ल किए गए हैं। डकैती के दौरान मज़ाहमत पर 458 अफराद को जख्मी किया गया है, जबकि 34,181 मोटरसाइकिलों से शहरी महरूम हुए। शहरियों की 1268 गाड़ियां भी चोरी और छीन ली गई हैं, जबकि सीपीएलसी की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल मोबाइल फोन छीनने की वारदातें भी 14,578 तक जा पहुंची है। साल 2020 के ही अगर आदादो शुमार का जायजा लिया जाए तो 8 माह में स्ट्रीट क्राइम की 33,097 वारदातें हुई थी। जिस तरह 33% जो वारदातें हैं वो इस बार 8 महीने के दौरान जो है पिछले साल की बनिस्बत ज्यादा हुई है। अच्छा समीर कुरैशी साहब, अगर ये महकमे खाली जो है वो एदाद शुमार जारी करने के लिए रह गए हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि आगे कोई स्ट्रेटेजी, कोई प्लानिंग नहीं की जाएगी इस तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए? देखें, मैं आपको बताऊं अली, सबसे बड़ा मसला ये है जो मैं आपको बता रहा हूं कि पुलिस की नाकिस तफ्तीश, पुलिस की जब तक तफ्तीश को आप सही नहीं करेंगे ये तमाम मामला इसी तरह चलते रहेंगे। 2020 और 2021 की हम बात कर रहे हैं, इसी तरीके से हम 2024 और 2025 की बात कर रहे होंगे। जब तक पुलिस की आप तफ्तीश को सही नहीं करेंगे ये तमाम चीजें सही नहीं होंगी। यहाँ मैं आपको बताऊं कि अब ये हालात हो गए हैं कि जो जिनको अगर आप डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में देखें, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की बात नहीं, आप वेस्ट जोन में देखें, तो जिस पुलिस अफसर को सजा देनी हो उसे वो तफ्तीश में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो सजा के दौर में जो शोबा तफ्तीश में जाने वाला है वो क्या आप सोच सकते हैं कि वो अपने तरीके से अच्छे तौर पे तफ्तीश करेगा, अपनी कारकर्दगी में जरा सा कोई ज्यादा रंग लाएगा? बिल्कुल नहीं करेगा। वो अपनी खुशी से वो गया ही नहीं है। और जो प्रमोशन दिए गए थे कि इस बार प्रमोशन जिनको दिए गए हैं, जो सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर हुए हैं, उन्हें भी जो है वो तफ्तीश के अंदर भेज दिया गया है। तफ्तीश के अंदर वो अफसर को जाना चाहिए जो तफ्तीश के अंदर माहिर हो। हमारे पास जो बैरून मुल्क कोर्सेज होते हैं तफ्तीश के लिए, उसमें पीएससी अफसरान को भेज दिया जाता है। भाई नीचे वालों को भेजें ना अब उस कोर्सेज के अंदर, ताकि वो आए तो नीचे को डिलीवर कर सके। हमारे जो पीएससी अफसरान जाते हैं तफ्तीशी कोर्सेज वहाँ पे अटेंड करते हैं और वापस आते हैं, वो नीचे क्या डिलीवर करते हैं? कोई चीज डिलीवर नहीं करते। तो बात सारी ये है कि जब तक शोबा तफ्तीश को फाल नहीं किया जाएगा तो इस तरीके से स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बढ़ती ही रहेंगी। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया। समीर कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सरबराह क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन। तमाम तरह अदाद-ओ-शुमार के साथ उन्होंने ये बात की है कि जी तफ्तीश का जो अमल है उसको मौसर बनाना जरूरी है। जी हुमायूं उस्मान साहब क्या कहना पसंद करेंगे सर? इस कदर जो है वो मामलात बढ़ रहे हैं, गैर मकामी अफराद को लाके यहाँ तैनात किया जाता है जो सिर्फ अदाद-ओ-शुमार जो है वो जारी करने पर मुतय्यन होते हैं। अली भाई देखें, थोड़ा सा कड़वा सच है, देखें थाने तो बिक रहे हैं आज भी। अच्छा, आज भी एसएचओ पैसे दे के लग रहा है, आज भी हेड मोरर पैसे दे के लग रहा है। इवेंट आपको मैं क्या बताऊं, अभी मैं लास्ट ये कोई मंथ का मेरा अपना जाती एक एक्सपीरियंस है कि मुझे पता चला एक बंगाली भाई हैं हमारे और मच्छर कॉलोनी से उनको उठा लिया गया। मैं पुलिस के पास जब थाने में पहुंचा तो हस्बे बिजा में रात से बंद करके रखा हुआ था, डॉक्स थाने ने, मैं नाम भी ले देता हूँ। मैंने उनसे पूछा भाई इस पे क्या केस है जो आपने इस बच्चे को बंद किया? तो पता ही चला कि 1.5 लाख रुपए से मांगे गए थे, कोई केस नहीं था, 30,000 रुपए में कह रहे थे कि लास्ट दे दें, उसके बाद बच्चा हम छोड़ देंगे। उन्होंने तो पैदागिरी की, थानों ने अपने तो सिस्टम चलाने हैं। जब एक एसएचओ को पता है, हेड मास्टर को पता है, ऊपर तक एक चेन बनी हुई है पैसे की। देखिए सारा सिस्टम करप्ट हो चुका है, इस सिस्टम के तहत आप कुछ भी ठीक नहीं कर सकते। देखिए यहाँ जब तक इनकलाबी, जो मैं कहता हूँ ना, इस्लाह की जरूरत है, इनकलाबी इस्लाह इस तरह नहीं आएगी। देखिए उनकी भी, मैं फिर उस तरफ भी थोड़ी सी लचक रखता हूँ ना। मैं समझता हूँ आप एक एसआई को दे रहे हैं इस वक्त 40,000 रुपए तनख्वाह, 40,000 रुपए में कहाँ इस वक्त घर चलता है? 1,000 रुपए आप घर से 5,000 की मेरी माँ बहन नोट लेके बाहर निकलती है, सब्जी और राशन पूरा नहीं होता, तो 40,000 रुपए में कैसे घर चलेगा? जबकि महीने का सौदा आपके सामने गोश्त क्या किलो हो गया, दूध क्या किलो हो गया। काफी अमल दखल है इसमें। अहमद चनाई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सीपीएलसी चीफ हैं। बहुत शुक्रिया अहमद चनाई साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। अहमद चनाई साहब क्या कहेंगे सर, एदाद और शुमार के इदारे काम कर रहे हैं, तफ्तीश के इदारों में जो है वो नाकिस पॉलिसी है या फिर नाअहली का मुजाहरा किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं इसको नाअहली भी कहूँगा और मैं इसको लापरवाही भी कहूँगा कि हम अगर ये केसेस बनाते हैं और इन केसेस को परसू नहीं कर सकते, इनको आगे नहीं ले जा सकते, इनमें जो है वो विक्टिम को रिलीफ नहीं दिलवा सकते, इनमें जो अक्यूज हैं उनको सजा नहीं दिलवा सकते, तो फिर मैं समझता हूँ कि हमारी तमाम तफ्तीश बेकार है, हमारी तमाम मेहनत बेकार है। और इसके बाद मैं समझता हूँ जुडिशरी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन केसेस को जो है वो आगे लेकर चलें और उसको जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुँचाएं। तो अहमद चनाई साहब, किस तरह से ये तमाम तर चीजें मुमकिन है? क्योंकि सिस्टम अगर करप्ट होगा या सिस्टम के अंदर खामियां होंगी तो फिर जराइम को कंट्रोल करना खाली एक ख्वाब ही रह सकता है सर। देखें जराइम वक्ती तौर पे तो जरूर कंट्रोल हो जाते हैं। जो आपने देखा है कि 2013 का जो ऑपरेशन था उसमें क्या हुआ, और इसके बाद जो हीनियस क्राइम थे जिसमें अगवा बराए तावान और दहशतगर्दी थी, उसमें बड़ी हद तक कमी आ गई। और मैं समझता हूँ कि कम से कम अगवा बराए तावान तो जो है वो 99% एलिमिनेट हो गया सिंध से और कराची से। अच्छा। लेकिन दहशतगर्दी वक्तन फवक्तन हो जाती है कराची में। लेकिन सबसे बड़ा जो अफसोसनाक अमर है कि ये बड़े क्राइम जब आपने खत्म किए तो छोटे क्राइम की तरफ मजबूरी तौर पर जोर पड़ गया, जिसमें स्ट्रीट क्राइम जो है वो सर फहरिस्त शामिल थे। और स्ट्रीट क्राइम के अंदर हर किस्म की क्राइम, जिसमें मोबाइल की छीना झपटी है, गाड़ियों की छीना झपटी है, मोटरसाइकिल की छीना झपटी है, और घरों में चोरियां हैं और डकैती की वारदातें हैं, ये बदस्तूर अपनी जगह पे कायम रही, बल्कि बतदरीज बढ़ती गई। हमने ना इस एंगल पे काम किया, हम चिल्लाते रहे, मीडिया पे बैठ के अपने मशवरे देते रहे, कंसोल करते रहे, इसके आइडियाज देते रहे, लेकिन इस पर जो है वो कोई खास रद्द अमल का मुजाहरा नहीं किया गया। हमेशा वादे ही किया गया कि कराची को हम डिजिटलाइज कर देंगे, कराची को जो है वो क्राइम फ्री सिटी बना देंगे, लेकिन अफसोस कि वही के वही जो है वो अमर रहा है। और फिर जो एक रीस्ट्रक्चरिंग की बात थी कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को रीस्ट्रक्चर करेंगे, उनकी सैलरीज को कंपेरेबल लेकर आएंगे, उनकी फैसिलिटीज को कंपेरेबल लेकर आएंगे, और जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं जिनमें एक एनोमली है कि एक रेंजर्स के सिपाही है, उसको उसकी जगह पे खाना भी पहुंचता है, उसको वहां पहुंचाया भी जाता है, उसको वहां से वापस लेकर भी आया जाता है, और फिर उसके ठहरने का रात को मुनासिब बंदोबस्त भी होता है। ये बात पुलिस को मुहैया नहीं है। और एक आम कांस्टेबल जो लांडी से चलता है, बसों में धक्के खाते हुए खलादार के इलाके में पहुंचता है, वहां पहुंचकर जो है वो अपनी वर्दी चेंज करता है, असला लेता है, और शाम तक यहाँ पर जो है वो बगैर खाए पिए रहता है, और फिर इसी तरह जो है वो मोबाइल अपना सामान रखकर किसी भी सवारी में सवार होकर बड़ी मुश्किल से धक्के खाते हुए लांडी पहुंचता है। तो फिर आपसे किस परफॉर्मेंस की तवक्को कर सकते हैं?
ये एक सरासर ज्यादती है, इस इशू को एड्रेस करने की जरूरत है और जो एनोमली है डिफरेंट फोर्सेस के दरमियान उसको भी खत्म करने की भरपूर जरूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद चनाय साहब, साबिक सरबराह सीपीएलसी हमारे साथ मौजूद थे। हुमायूं उस्मान साहब, मैं चाहूंगा अपनी बात को आप आगे बढ़ाएं सर, क्योंकि जो बात आपने रखी थी सामने उसी को जो है वो साबिक सीपीएलसी चीफ अहमद चनाय साहब ने भी जो है वो सेकंड किया है कि इस सूरत हाल के अंदर तो आप बिल्कुल भी सेफ सिटी की किसी भी मंसूबे पर बात नहीं कर सकते। हाँ अली भाई, एक थोड़ा सा बड़ा एक अजीब सा लतीफ़ा टाइप का एक बात है, मैं आपसे शेयर करूंगा कि कुछ अर्से पहले मुझे एक थाने में किसी एसएचओ ने कहा कि हमारा जो पीएसपी अफसर है बड़ा ऑनेस्ट आ गया। मैंने कहा तो बड़ी अच्छी बात है अगर ऑनेस्ट अफसर आ गया है। बोला हाँ बड़ा ऑनेस्ट है। मैंने कहा भाई कोई इस तरह की जो सिस्टम पाकिस्तान में उसको चेंज कर रहा है। कहता हाँ पैसे वैसे तो वो नहीं मांगता लेकिन वो बस ये ऑनेस्ट आदमी है। मैंने कहा कैसे? बोला बस वो कहता है घर में एसी खराब हो गया नया भिजवा दो, वो टीवी खराब हो गया नया टीवी लगवा दो, वो गाड़ी खराब हो गई ये गाड़ी थोड़ी चेंज करवा दो कोई दूसरी। यानी ऑनेस्टी का भी म्यार हमारे मुल्क के अंदर खासतौर पर कराची में अब ये रह गया है, जो बंदा आकर घर की ये फरमाइशें पूरी करवाता है, लोग बेचारे थानों में बैठकर जो एसएचओ मजबूर बेचारे वहाँ बैठे हुए हैं वो उसको ऑनेस्ट कहते हैं। देखिए पूरा एक सिस्टम करप्ट हो चुका है। एहतसाब देखें, कानून की बालादस्ती, ये सारा एक स्ट्रक्चर हमारा देखें बिगड़ चुका है। तो अब अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हुए अगर हशर के मैदान की हम फिक्र कर रहे हैं जिस तरह पाक से ज़मीन पार्टी कर रही है और इंशाअल्लाह ताला हम लोगों के सैलाब को इकट्ठा कर रहे हैं, उनसे बता रहे हैं कि ये जो सियासी पार्टियां इनको सूट करता है कि तुम मंशियात बेचो, ये सियासी पार्टियों को सूट करता है तुम गुटखा बेचो, इन सियासी पार्टियों को सूट करता है तुम करप्शन करो, डकैती करो, चोरी करो ताकि कल तुम इनके कारकुन बन सको। क्योंकि तुम्हें पुलिस से छुड़वाने के लिए यही काली भेड़ें, सियासत में जो ये काली भेड़ें हैं ये जाकर थानों में खड़ी होती हैं, इन सब की सेटिंग है और ये इन लोगों को छुड़वा कर लाती हैं और अपने कारकुन बनाती हैं। तो खुदा के वास्ते अगर आप जो करप्ट अनासर हैं, मेरी बात आप तक जा रही है, ये आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कल आपके बच्चों को भी इसी तरह इस्तेमाल करेंगे, तो खुदा के वास्ते आज तौबा करें ताकि कल आपके बच्चों के लिए बेहतर मुस्तकबिल पैदा हो सके। बहुत शुक्रिया हुमायूं उस्मान साहब, पाक सरजमीन पार्टी से मेरे साथ मौजूद थे। अगर यही सूरत हाल रही तो आगे स्ट्रीट क्राइम के जिनको रोकना बेकाबू हो जाएगा, क्योंकि गुज़िश्ता रात भी सेंट्रल जो कराची का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है वहां से वाकयात रिपोर्ट हुए हैं कि छुरियों के वार करके लोगों को जख्मी किया गया और बाद में उनको लूट लिया गया। ऐसे 4 वाकयात जो हैं वो मेरी रिपोर्ट के मुताबिक जो हैं वो रिकॉर्ड हुए हैं, जिनकी एफआईआर दर्ज हुई है और बताया जा रहा है कि इन्हीं वारदातों के बल पर जो 2 लोग जख्मी हुए हैं उनमें 2 की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जाती है। 4 लोग जख्मी हैं, 2 की हालत तशवीशनाक है, जो इस वक्त भी अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में इलाज पजीर हैं। यह सूरत हाल कंट्रोल करना महकमों की जिम्मेदारी है और महकमों के मसाइल हल करना हुकूमती जिम्मेदारी है। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। सेहत ने साथ दिया और जिंदगी ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।